2025 का साल इंडिया के लिए एक ऐसा रियलिटी चेक था जो किसी ने भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। साल की शुरुआत में रशिया की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट आया जिसने हमारी सालों पुरानी दोस्ती पे एक ही बारी में सवाल खड़ा कर दिया। रशिया के एम्बेसडर से ये पूछा गया कि अगर चाइना इंडिया पे अटैक करे तो वो क्या करेंगे। We do not interfere into the disputes and contradictions that India has with China. और उस एम्बेसडर का रिस्पॉन्स ये था कि हम न्यूट्रल रहेंगे। ये वही रशिया है जिसने 1971 में इंडिया के लिए अमेरिका से टक्कर ली थी, लेकिन अब वो बोल रहा है कि हम सिर्फ देखेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। अब इसके कुछ ही महीनों बाद पहलगाम अटैक हुआ। इंडिया पाकिस्तान टेंशंस एस्केलेट हुए और जब एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान के पास चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड फाइटर जेट्स और मिसाइल्स हैं जिन्होंने इंडियन ड्रोन शूट डाउन किए। मतलब जिस चाइना से इंडिया को प्रोटेक्ट करने रशिया ने मना किया था, वही चाइना ऑलरेडी इंडिया के खिलाफ वेपन्स पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा था। इसके बाद आता है अगस्त 2025। इंडिया ने अमेरिका को जो कुछ बोला वो किया, क्वाड ज्वाइन किया, डिफेंस डील साइन किए, चाइना के बॉर्डर पे जॉइंट एक्सरसाइजेस किए, इंडो पैसिफिक का एंकर बनाया और अमेरिका ने हमें रिवॉर्ड में क्या दिया? 50% टैरिफ। Lawmakers have introduced a resolution to end a 50% tariff on imports from India. किसी भी मेजर पार्टनर पे लगाया गया हाईएस्ट टैरिफ, जिसके साथ भी इंडिया ने पार्टनरशिप की है, उन्होंने ही हमें सबसे ज्यादा पेनल्टी दी है। जरा सोच के देखो, रशिया, चाइना और अमेरिका तीनों इंडिया के पार्टनर्स हैं और तीनों ने एक के बाद एक इंडिया को प्रॉब्लम्स दिए और इंडिया ने चुपचाप सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। और इतना ही नहीं, एआई समिट में इन्हीं के साथ इन्होंने फोटोज भी खिंचवाए, डील साइन की, हैंडशेक्स किए और दुनिया को झूठा पिक्चर दिखाया कि हमारा सब कुछ नॉर्मल है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पर एक मेजर सवाल खड़ा होता है कि क्या ये न्यूट्रलिटी कभी एक्चुअली इंडिया के काम आई है? तो सुनो, 1962 और 1971 ये दो साल है जो इंडिया की न्यूट्रलिटी के बारे में वो सब कुछ बताते हैं जो जानना बहुत जरूरी है। दोनों बार इंडिया का फ्यूचर डेंजर में था, दोनों ही बार दुश्मन सेम था, लेकिन एक बार इंडिया ने न्यूट्रलिटी चूज की और हार गई और दूसरी बार एक स्पेसिफिक साइड चूज की और जीत गई। और जो तुम अभी आगे सुनोगे ना, वो तो तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देगा कि आज इंडिया एग्जैक्टली कौन सी उसकी पुरानी गलती रिपीट कर रहा है। पहले ना 1962 की बात करते हैं। इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे थे। नेहरू जेन्युइनली बिलीव करते थे कि चाइना इंडिया का दोस्त है। हिंदी चीनी भाई भाई, ये स्लोगन आप सभी ने सुना ही होगा। इंडिया ना कोल्ड वॉर में किसी का साइड नहीं ले रहा था, नॉन अलाइंड था और चाइना के साथ तो कोई हमारा टेंशन था भी नहीं। और फिर एक दिन चाइना ने बिना वार्निंग दिए हम पे अटैक कर दिया। भाई ये चीनी इतने दिमाग से सटके हुए लोग हैं कि कब क्या कर दे कोई नहीं बता सकता। अब हमारी इंडिया की जो मिलिट्री है वो इसके लिए कभी प्रिपेयर्ड ही नहीं थी, क्योंकि हमारी लीडरशिप को लगा ही नहीं था कि चाइना ऐसा कभी कुछ करेगा। और जब अटैक हुआ तब इंडिया ने हर तरफ हेल्प के लिए देखा। रशिया न्यूट्रल रहा, अमेरिका ने थोड़ी बहुत हेल्प ऑफर कर दी थी, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा लेट और बहुत ज्यादा लिमिटेड हेल्प ऑफर की थी। और बाकी कोई भी कंट्रीज हमारी हेल्प करने के लायक नहीं थे, उनको खुद को हेल्प चाहिए थी। और इंडिया ना इस सब में अकेला पड़ गया और नतीजा ये हुआ कि इंडिया को अपना सबसे बुरा मिलिट्री डिफीट देखना पड़ा। अक्साई चीन का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर आज भी चाइना के पास है। ये जो हमारा नॉन अलाइनमेंट है ना, इसने इंडिया को 1 इंच भी प्रोटेक्ट नहीं किया। अब इसके सिर्फ 9 साल बाद यानी 1971 में बांग्लादेश वॉर छिड़ गया, लेकिन इस बार इंडिया ने एक फंडामेंटल चीज बदल दी। वॉर से पहले इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर लिया था। अब इस ट्रीटी की वजह से इंडिया ने क्लियरली साइड चूज कर ली थी। हम लोग थे सोवियत यूनियन के साइड में और इसका रिजल्ट देखो क्या हुआ। जब अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया की तरफ भेजा हम पे अटैक करने के लिए, हमें डराने के लिए बेसिकली, तो सोवियत ने अपने वॉरशिप्स भेज के अमेरिका को वहीं पे रोक दिया। यूएन में जब इंडिया के खिलाफ रेजोल्यूशन आया तब रशिया ने वीटो कर दिया। इंडिया को एक रियल बैकिंग मिली, इंडिया को रियल प्रोटेक्शन मिली और इंडिया ने डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक रूल है जो जियोपॉलिटिक्स में बार बार रिपीट होता है। न्यूट्रलिटी तभी काम करती है जब तुम इतने पावरफुल हो कि तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े। और न्यूट्रलिटी का मतलब ये भी होता है कि तुम खुद कभी किसी के लिए खड़े नहीं हुए थे। जब दूसरों पे अटैक हुआ था तो तुम वहां पे बैठ के सिर्फ स्टेटमेंट्स दे रहे थे, तो जब तुम्हारी भी बारी आई तो दुनिया ने भी स्टेटमेंट्स दिए, किसी ने हेल्प ही ऑफर नहीं की। तो चलो अब समझते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेंड अमेरिका एक्चुअली इंडिया के साथ क्या कर रहा है। अगर पिछले 10 सालों की इंडिया यूएस रिलेशन की एक हाईलाइट की एक रील बनाओ ना, तो तुम्हें लगेगा कि ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है। क्वाड, डिफेंस डील्स, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, सब कुछ है यहाँ पे। मोदी ट्रम्प की तो रैलीज होती है, मोदी बिडेन के समिट होते थे। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का एंकर इंडिया को बनाया गया। इंडिया ने बेसिकली वो सब कुछ किया जो अमेरिका ने उससे मांगा था। और फिर 2026 में वो हुआ जो डेकेड से कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं करवा पाया था। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद इसे डिस्क्राइब किया, ओपनिंग इंडियाज मार्केट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल टू अमेरिकन प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, सोयाबीन ऑयल, फ्रूट, वाइन, स्पिरिट्स, एक एक सेक्टर में दरवाजे खुल गए। अब इसका मतलब
मतलब क्या होता है ठीक से समझो। एक अमेरिकन फार्मर को उसकी गवर्नमेंट हर साल एवरेज $66,000 की सब्सिडी देती है और वहीं पे इंडियन फार्मर को कितना मिलता है, $400। और अभी इस डील की वजह से क्या हुआ, दोनों सेम मार्केट में compete कर रहे थे। एक तरफ 150 मिलियन छोटे इंडियन फार्मर्स थे और दूसरी तरफ अमेरिका की फुल्ली मैकेनाइज्ड गवर्नमेंट बैक्ड एग्री बिजनेस। अब ये ना कोई हेल्दी कंपटीशन नहीं है, ये मिसमैच है जिसमें रिजल्ट पहले से तय है कि हम लोग हारने वाले हैं। कोई भी कंट्री अपने फार्मर्स को इस तरह से एक्सपोज नहीं करती, लेकिन इंडिया ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली क्योंकि इंडिया बेसिकली एक पंचिंग बैग ही तो है। और ये सिर्फ ना ट्रेड की बात नहीं है। अप्रैल 2025 में पहलगाम अटैक हुआ और पूरा देश सदमे में था। टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहा है। नहीं खुदाया, अपने आप बोले ना मुझे। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट उस वक्त इंडिया पाकिस्तान के बीच में मीडिएटर बनना चाहते थे, पीस कीपिंग करना चाहते थे। अब इंडिया ने जब उन्हें मना किया तो उनका ईगो हर्ट हो गया और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारे अलग अलग टैरिफ्स लगा दिए। फिर फरवरी 2026 में इंडिया ट्रेड पॉलिसी के नाम पे यूएस प्रोडक्ट्स के लिए हमारे मार्केट्स ओपन कर दिए गए और $500 बिलियन की कमिटमेंट की। तब भी डील इंडिया के टर्म्स पे नहीं गई थी। मतलब साला रजिस्ट करो तो पनिशमेंट मिलती है और एक्सेप्ट करो तो एक्सप्लॉयटेशन होता है। अगर दोनों में हमारी हार निश्चित ही है तो इस गेम को खेला क्यों जा रहा है। अब समझते कि यह कहानी आखिर शुरू कहां से हुई। जब ट्रम्प इंडिया पाकिस्तान के बीच में मीडिएटर बनना चाहता था, उसके पीछे बेसिकली वो नोबेल प्राइज फॉर पीस का एंगल था। जॉन बोल्टन ने पब्लिकली कहा था कि किसी भी टेररिस्ट अटैक के बाद क्रेडिट लेना फॉर ब्रिंगिंग पीस इनअप्रोप्रिएट था। जरा सोच के देखो, एक वर्ल्ड पावर के प्रेसिडेंट का ईगो हर्ट हुआ, कितना छोटा सा ईगो होगा भाई उसका, और इसकी वजह से इसकी सजा हमारी इंडिया की इकोनॉमी भुगत रही है। लेकिन ये ईगो जो है ना, वो सिर्फ ट्रिगर था। टैरिफ का ऑफिशियल रीजन ये दिया गया कि इंडियंस रशियन ऑयल खरीद रहे हैं और वो रशियन ऑयल खरीद के वो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो जरा आपको ये लग रहा है ना ऐसा होता है तो जरा चाइना को देख लो। चाइना इंडिया से ज्यादा रशियन ऑयल खरीदता है। चाइना रशिया को 80% ड्यूअल यूज मिलिट्री कंपोनेंट्स भी सप्लाई करता है जो डायरेक्टली यूक्रेन में यूज हो रहे हैं अभी। ऊपर से चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने ईयू को ओपनली कहा है कि रशिया कैन नॉट बी अलाउड टू लूज द वॉर। ऑयल खरीदना तो छोड़ दो, चाइना तो खुद रशिया की वो वॉर मशीन चला रहा है। और ट्रम्प भाई साहब ने चाइना पे कितना टैरिफ लगाए, ऑलमोस्ट नथिंग। क्योंकि भाई अगर आप चाइना पे प्रेशर डालो तो अमेरिकन इकोनॉमी हिल जाती है। जितने भी सारे अमेरिकन कंपनीज है उनमें जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो मोस्टली चाइना से आते हैं। चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूएस में बिकते हैं। और अगर आप सेम चीज इंडिया के साथ करते हो तो ऐसा कुछ हमारे पास लेवरेज नहीं है जिसका यूज करके हम लोग किसी से लड़ सकते हैं। ना हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, ना हमारी खुद की वर्कफोर्स इतनी ज्यादा स्मार्ट है कि हम लोग उनसे कम्पीट कर सकते हैं। उल्टे जितने भी सारे हमारे पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं वो उठ के वैसे भी यूएस ही जा रहे हैं। तो हमारे पास ना चाइना के जैसा कोई लेवरेज नहीं बचता है। अब ये तो हुई अमेरिका की बात कि वो हमें कैसा ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन चाइना की कहानी अलग है। अमेरिका ने तो कम से कम पब्लिकली ये बोला भी था कि हम लोग पार्टनर्स हैं। चाइना तो वो भी नहीं करता। अगस्त 2025 में जब अमेरिका ने इंडिया को स्क्वीज किया और इकोनॉमी पे प्रेशर आया तो इंडिया को पार्टनरशिप्स की जरूरत थी कि हमें कोई तो ऐसा इंसान चाहिए जो हमारे साथ खड़ा हो। और तब चाइना आया भी। वोंग यी इंडिया आए, बॉर्डर पे आए और सडनली प्रोग्रेस होने लगी। ट्रेड की कई सारी बातें शुरू हुई थी, इसलिए अगस्त 2025 में मोदी टेंजिंग गए। पहली बार उन्होंने 7 सालों में चाइना को विजिट किया। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिले। दोनों ने ना एक दूसरे को डेवलपमेंट पार्टनर्स भी बोल दिया। मीडिया ने सेलिब्रेट किया एक नया चैप्टर। सब खुश थे कि भाई क्या बात है, ये तो बहुत डेकेड्स में जो पॉसिबल नहीं हुआ वो मोदी जी ने करके दिखाया। लेकिन जरा इस चीज को समझो, ये वही चाइना है जो कई सालों से यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की परमानेंट सीट ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि वो एशिया का अकेला परमानेंट मेंबर रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई और आ जाए और उसके साथ कंपीट करे। और इसी चाइना ने कुछ महीनों पहले पाकिस्तान को वो इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए फाइटर जेट्स और मिसाइल भी दिए थे। तुम्हारा जो डेवलपमेंट पार्टनर है ना भाई, वो तुम्हारे दुश्मन को ही वेपन सप्लाई कर रहा है जो तुम्हारे सोल्जर्स के खिलाफ यूज हो रहे हैं। और उसके 1 महीने बाद तुम उसी के साथ खड़े होके फोटो भी खिंचवा रहे हो। लेकिन वेपन से भी एक बड़ा गेम चल रहा है और वो समझना बहुत जरूरी है। 2025 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ रिकॉर्ड $116 बिलियन हो गया। अब ये ट्रेड डेफिसिट क्या होता है ना, ऐसे जरा समझो। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि इंडिया ने चाइना को सिर्फ $19 बिलियन का माल बेचा, जो मोस्टली आयरन ओर थे, कॉटन था, रॉ मटेरियल था। और वही दूसरी तरफ चाइना ने इंडिया को $135 बिलियन का माल बेचा।
जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फोन कंपोनेंट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, लैपटॉप स्क्रीन्स, लिथियम बैटरीज थे। अब जरा इस गेम को समझो, इंडिया यहाँ से रॉ मटेरियल उनको भेज रहा है और चाइना वही मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स बना के वापस इंडिया भेज रहा है। ये किसी भी टाइप से ना मुझे कोई पार्टनरशिप नजर नहीं आ रही है। और यही चीज 200 साल पहले भी हो रही थी। 200 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जैक्टली यही करती थी। इंडिया से कॉटन ले जाओ, इंग्लैंड में कपड़ा बनाओ और वही कपड़ा वापस इंडिया में आके बेचो। और सबसे कंसर्निंग बात यह है कि डिपेंडेंसी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स तक नहीं है। इंडिया अपनी एंटीबायोटिक्स का $1.7 बिलियन का इंपोर्ट चाइना से करता है। मतलब हम जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इतनी तारीफें करते हैं ना कि हमारे पास बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और जो इंडिया के लोगों की हेल्थ उस पर टिकी हुई है, वो सारी चीज उन पे नहीं टिकी हुई, वो एक्चुअली में चाइना पे डिपेंडेंट है। तुम्हारे ये जो फोन यूज करते हो तुम, एप्पल, सैमसंग वगैरह जो भी, उसमें भी चाइनीज पार्ट्स है। तुम्हारी गाड़ी में भी चाइनीज पार्ट्स है। तुम्हारी गाड़ी भले ही इंडियन हो बट उसकी हेडलाइट में जो लाइट लगी है वो चाइना से आती है। यहाँ तक कि तुम्हारी दवाई में भी चाइनीज इंग्रेडिएंट्स है। और जब इंडिया ने मेक इन इंडिया स्कीम के थ्रू हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की कोशिश की, तब हमें ये पता चलता है कि जितनी भी सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे लगी है उनके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो भी चाइना से आ रहा है। मतलब अगर इंडिया सिर्फ यहाँ पे बैठ के असेंबल कर रहा है, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, तो इसे मेक इन इंडिया क्यों कहते हो, असेंबल इन इंडिया क्यों नहीं कहते? और जब 2025 में चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट किए तो इस डिपेंडेंसी का असली चेहरा सामने आया। इंडिया के पास तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ रिजर्व है। अब ये रेयर अर्थ मेटल्स वो होते हैं जिनसे ईवी बैटरीज बनती है, सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, मिसाइल सिस्टम्स बनते हैं। लेकिन इन सब चीजों की प्रोसेसिंग 90% चाइना कंट्रोल करता है। और इंडिया की जो पहली रेयर अर्थ मैग्नेट फैक्ट्री 2023 में बनी थी, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 3 टन्स पर ईयर है। वहीं पे चाइना की 1,60,000 टन्स पर ईयर। और जब चाइना ने इनकी सप्लाई रोक दी तो मारुति जैसी कंपनीज को अपने ईवी टारगेट स्केल बैक करने पड़े। इंडियन ऑटो कंपनीज ने वार्न किया कि प्रोडक्शन रुक सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना ने इंडिया को ऑफर किया कि हम तुम्हें रेयर अर्थ दोबारा देंगे, लेकिन एक ही शर्त पे कि तुम मिनरल्स अमेरिका को नहीं बेचोगे। मतलब जो चाइना है वो बेसिकली इंडिया की डिपेंडेंसी यूज करके अमेरिका की सप्लाई चेन्स भी कंट्रोल करना चाहता है। अब इंडिया इस गेम में प्लेयर भी नहीं है, उल्टा इंडिया वो बोर्ड है जिसपे सारी गेम खेली जा रही है। अमेरिका ने ट्रेड पॉलिसी के नाम पे हमारी मारी, उसके बाद चाइना ने डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स के नाम पे हमारी मारी। दोनों तरफ से अलग अलग तरीके से मार रहे हैं, क्योंकि दोनों को पता था कि इंडिया कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि पंचिंग बैग पलट के कभी मारता नहीं है। और अब ना हमारे पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, रशिया, जो हमारा सबसे पुराना दोस्त है। हमने सोचा था कि वो तो कम से कम हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन दिसंबर 2025 में पुतिन इंडिया आते हैं 23rd एनुअल समिट अटेंड करने के लिए। अब जब वो आए तो हमारे फोटोज में दोस्ती दिखी, स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा प्यार था और देखने में लगा कि एकदम भाई सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन रशिया के एम्बेसडर का वो हम न्यूट्रल रहेंगे वाला स्टेटमेंट याद है? Which side will Russia take, China or India? We don't, think in confrontation terms. वो स्टेटमेंट नहीं था, वो एक्चुअली कन्फेशन था कि वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद रशिया की इकोनॉमी इतनी ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट हो गई है कि वो अब बीजिंग की मर्जी के बिना इंडिया के लिए खड़े भी नहीं हो सकते। याद है 1971 में रशिया एक सुपर पावर था जिसने इंडिया के लिए खड़ा होना चूज किया था, और अब वही 2025 में रशिया एक डिक्लाइनिंग पावर है जो चाइना का एक टाइप से एक जूनियर पार्टनर बन चुका है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा नुकसान वो है जो इंडिया ने खुद अपने हाथों से किया है। इंडिया ने ना अमेरिका के साथ डील किया और रशियन ऑयल बंद करने का कमिटमेंट दिया। इंडिया रशिया का सेकंड बिगेस्ट ऑयल कस्टमर था। अब ये एक चीज थी जिसके लिए रशिया को इंडिया की जरूरत थी और इंडिया ने वो भी खत्म कर दी। अब अमेरिका को वो सब मिल गया जो वो चाहता था और रशिया के नजर में इंडिया की जो वैल्यू थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो भी खत्म हो गई। एक ही डील से इंडिया दोनों तरफ से कमजोर हो गया और इंडिया को तब जाके रियलाइज हुआ कि रशिया जा चुका है। देखो इंडिया के बाद ना हमेशा यही चीज हुई है, रशिया जाने के बाद हमें रियलाइज होता है कि रशिया जा चुका है। अमेरिका के साथ डील साइन होने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारा लेवरेज ही खत्म हो चुका है। चाइना के साथ भी जब सब कुछ एकदम रीसेट होता है तब हमें पता चल जाता है कि हमारे ऑप्शंस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। हर बार जो रियलाइजेशन है ना हमारा, वो तब आता है जब वक्त निकल चुका है। और मेरे हिसाब से जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए ना, उसे अपने खुद के मुंह पे मार लेना चाहिए। अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि इंडिया में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से हमें पूरी दुनिया एक पंचिंग बैग समझती है, कोई भी बिना डरे हमारे सामने खड़ा हो जाता है? क्योंकि दुनिया में और भी तो देश है जो बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें करते हैं और उन्हें कोई भी कुछ नहीं करता। सऊदी अरेबिया अमेरिका की मर्जी के अगेंस्ट ऑयल प्रोडक्शन कट करता है, अमेरिका वहां पे चुप रहता है क्योंकि सऊदी के बिना ग्लोबल ऑयल मार्केट्स कोलैप्स हो जाएंगे।
टर्की नेटो में रह के रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद लेता है। अमेरिका उसे धमकी देता है लेकिन कुछ करता नहीं, क्योंकि टर्की के पास बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो ब्लैक सी को दुनिया से कनेक्ट करने का सिर्फ एक अकेला ही रास्ता है, और जितने भी सारे नेटो नेशंस हैं उन्हें वो रास्ता चाहिए, इसलिए टर्की जो चाहे वो करे, अमेरिका उसे कुछ नहीं करता। अब एक कंपैरिजन देखो जो तुम्हारा पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव बदल के रख देगा। ताइवान, एक आइलैंड जिसकी पॉपुलेशन इंडिया के 2% भी नहीं है, उसकी मिलिट्री इंडिया के मिलिट्री के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन चाइना जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, वो ताइवान को हाथ भी नहीं लगा सकती, सिर्फ एक ही वजह से। ताइवान की एक कंपनी है TSMC जो दुनिया के 90% एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। हर लैपटॉप, हर फोन, हर फाइटर जेट, हर AI सर्वर में ताइवान की ही चिप्स है। और ये जो TSMC है ना, वो एक दिन के लिए भी रुक गई ना तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी रुक जाएगी। पूरी दुनिया के पास इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और ये जितनी कैपेसिटी के साथ बिल्ड करते हैं उस चिप को, उसे बनाने में हमें कई साल लग जाएंगे। इसीलिए ताइवान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ताइवान के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। इन देशों के पास ना कोई ऐसी चीज है जो उन्हें अनटचेबल बनाती है। अब इंडिया के बारे में सोचो, अगर कल इंडिया अपनी सारी एक्सपोर्ट्स बंद कर दे तो दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट रिफाइंड पेट्रोलियम है जो किसी और के क्रूड ऑयल से होता है। ऐसी IT सर्विसेज है हमारे पास जो AI की वजह से पहले ही खत्म होने की कगार पे आ चुकी है। जेनरिक फार्मा है जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन मोनोपोली नहीं है। एक्चुअली में सच ये है कि अगर इंडिया ने एक्सपोर्ट्स बंद किए तो दुनिया को तकलीफ होगी, लेकिन वो टेम्परेरी तकलीफ होगी, क्योंकि दुनिया को एडजस्ट करने में बस कुछ ही महीने लगेंगे। सप्लाई चेन से वो रीराउट हो जाएगी, उन्हें ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे, दुनिया आगे बढ़ जाएगी। हमारे पास ना दुनिया की 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री भी है, न्यूक्लियर वेपन्स है, 1.4 बिलियन लोग हैं जो ऑलमोस्ट एक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में जी रहे हैं, पर फिर भी इंडिया रिप्लेसेबल है। और जब तक तुम रिप्लेसेबल हो तब तक तुम्हें कोई भी सीरियसली नहीं लेता, ना अमेरिका लेगा, ना चाइना लेगा, ना रशिया लेगे। और इसी बात का सबसे क्लियर प्रूफ था फरवरी 2026 की वो डील जिसको मीडिया ने हिस्टोरिक बोला था, क्योंकि जब तुम उसकी एक्चुअल कॉस्ट नंबर्स में देखोगे तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि एक रिप्लेसेबल कंट्री के साथ दुनिया कैसे नेगोशिएट करती है। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स बताता हूँ। वो $500 बिलियन का कमिटमेंट जो इंडिया ने दिया था वो $100 बिलियन पर ईयर्स है। इंडिया का पूरा एनुअल डिफेंस बजट रफली अराउंड $75 बिलियन है। मतलब इंडिया हर साल अपनी पूरी मिलिट्री से ज्यादा पैसा अमेरिकन शॉपिंग पे खर्च करेगा। और ये कमिटमेंट उन्होंने तब दी है जब 2025 में फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट से रिकॉर्ड $18 बिलियन निकाल कर दूसरे देशों में लगा रहे हैं। और इंडिया जो पहले एक इमर्जिंग मार्केट में से एक था, वो अभी सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन चुका है। अब रशियन ऑयल जो हम लोगों ने कट ऑफ किया उसकी एक्चुअल कॉस्ट समझो। वो ऑयल ना पहले मैसिव डिस्काउंट पे आता था, एस्टिमेटेड 80,000 करोड़ की हर साल हमें सेविंग्स होती थी। और इंडिया ने ये फंडामेंटल डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं लिया, किसी और के प्रेशर में आके उन्होंने ये लिया। और सबसे बुरा ये था कि इसे हिस्टोरिक डील बोल के सेलिब्रेट किया गया, मतलब मुक्का भी खाया और उसके लिए थैंक यू भी बोल दिया। और इस सब के बदले में इंडिया को क्या मिला? जो ट्रम्प भाई ने एकदम ईगो में आके टैरिफ 50% कर दिए थे, उसे घटा के 80% कर दिया। अब जरा इस चीज को समझो, जो टैरिफ पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था वो लगा तो है तुम पे अभी भी। तुम इस बात में क्या खुश हो रहे हो कि वो 50% से 18% हुआ? वो कभी 0 हुआ करता था। और ऊपर से ये डील आई है एक स्नैपबैक क्लॉज के साथ, मतलब अगर कल को इंडिया ने वापस से रशियन ऑयल खरीदा तो टैरिफ्स वापस से 50% पे आ जाएंगे। इंडिया ने उनकी सारी शर्तें मानी, लेकिन बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला है। ये एक्चुअली में ना किसी भी टाइप से डील नहीं है, डील तो दोनों साइड से होती है, राइट? ये सिर्फ वन साइडेड थिंग थी। इस वीडियो में हमने 3 देशों की बात की, तीनों ने इंडिया को सिर्फ यूज किया और इंडिया ने बदले में उन तीनों को बस थैंक यू बोला। ये बेसिकली एक साइकिल है और ये साइकिल बार बार रिपीट होगी, क्योंकि जब तक इंडिया रिप्लेसेबल है तब तक हर कोई इंडिया के साथ यही करेगा। अगले साल कोई और नया टैरिफ आएगा, कोई और बॉर्डर पे एग्रेशन होगी, कोई और डील होगी जिसमें इंडिया और भी ज्यादा प्रभावित होगा, पर फिर भी हम लोग इसे हिस्टोरिक डील बोल के सेलिब्रेट करेंगे। इंडिया एक्चुअली में न्यूट्रल नहीं है, इंडिया बेसिकली मजबूर है, और मजबूरी को न्यूट्रलिटी का नाम देके हम बस खुद से एक झूठ बोल रहे हैं। हर एक ऐसी डील के बाद हर एक चीज और ज्यादा महंगी होगी और हम लोग इसे हिस्टोरिक बोल के बस सेलिब्रेट करते रहेंगे।